अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज 3-4 अहम इशूज़ हैं जिनके ऊपर हम बातचीत करेंगे। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना आज दूसरे रोज़ जारी है। गुज़श्ता रोज़ जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में धरने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में ये रावलपिंडी लियाकत बाग शिफ्ट किया गया है और अभी डेली इसकी जो हिकमत अमली है वो चेंज होगी। इसमें कितनी डिमांड्स हैं, क्या डिमांड्स हैं, हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है, कमेटियाँ तश्कील पाई या नहीं पाई, और क्या इस धरने के नतीजे में जो बुनियादी मकासद या मुतालबात हैं वो हल होंगे या नहीं हल होंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो हुकूमत के दरमियान काफ़ी कशीदगी चल रही थी। अभी चंद दिन पहले वज़ीर इत्तलात ने एक बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें यह ऐलान किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी और आर्टिकल 6 के मुकदमात भी कायम किए जाएंगे। और आज उसी वफाकी काबीना के एक मेंबर मुसद्दिक मलिक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम तो कहते थे आए हुकूमत बनाए, हम तो दावत देते थे, पीएस पार्टी ने भी दावत दी, पीटीआई हुकूमत लेना ही नहीं चाहती, हुकूमत बनाना नहीं चाहती और वो फसाद चाहते हैं, इसलिए बर्बादी मत करें, आए दोबारा मुज़ाकरात की पेशकश आपको करते हैं, आप बैठें और मामलात को हल करें। तो ये मामला चल क्या रहा है कि एक तरफ पाबंदी की बात और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात के मामलात को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दायर कर दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। इलेक्शन के ऊपर आलमोस्ट जो हुकूमत के अंदर जमातें हैं उनके अपने अरकान भी और जो हुकूमत से बाहर अपोजिशन जमातें हैं वो भी एतराज़ात उठा रहे हैं कि फॉर्म 45 की बुनियाद की बजाय फॉर्म 47 के ऊपर जो है ये नताइज तैयार किए गए हैं। तमाम इस पर तनकीद करते हैं। उसी तनाजुर के अंदर ये रेफरेंस दायर किया गया है और जिस सबसे अहम इशू के ऊपर धरना भी है, जो आईपीपीज़ और जिस अंदाज के अंदर बिजली वो पैदा कर नहीं रहे, लेकिन अरबों रुपए जो है कि वो हर महीने आईपीपीज़ कंपनीज़ ले रहे हैं। 40 कारोबारी कंपनीज़ हैं और 22 जो हैं वो सरकारी कंपनीज़ हैं जो दोनों हाथों से, बल्कि कहा जाए तो सर पाँव सब कुछ जो है कि वो लूट मार के अंदर उनका मसरूफ़ है। इसी बुनियाद के ऊपर भी जमात इस्लामी का धरना भी है। तो इन आईपीपीज़ के मामले को लेकर एजाज़ गौहर जो निगरान वज़ीर भी थे उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पे रिट पिटीशन फाइल करेंगे। ये वो मामलात हैं जिनके ऊपर हम बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं खालिद यूसुफ चौधरी साहब, पाकिस्तान इंसाफ की कोर कमेटी के मेंबर है, सीनियर रहनुमा है और लीगल टीम में भी मुतअद्दिद केसेस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को रिप्रेजेंट करते हैं। और नायब अमीर जमात इस्लामी कराची उसामा रज़ी साहब जो हैं कि हमें धरने से इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं और स्काइप के ऊपर हमारे साथ मौजूद हैं। रावलपिंडी में इस वक्त धरने में वो शरीक हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। उसामा साहब आपसे ही स्टार्ट कर लेते हैं कि आप कल से जो है कि रावलपिंडी में आपने क़याम किया हुआ है। ये बताइएगा कि जो आपने डिमांड पेश की है उनके ऊपर हुकूमत ने अगरचे अभी इब्तदाई तौर पर मुस्बत एक रिस्पांस दिया है। आपके जो गिरफ्तार कारकुन थे इस्लामाबाद के अंदर, वज़ीर दाखिला ने उनको भी रिहा करने का हुक्म दिया, फिर आपकी लीडरशिप के साथ भी उन्होंने फ़ोन के ऊपर बातचीत की है लियाकत बलोच साहब के साथ। तो अब तक जो आपकी डिमांड्स हैं वो और उनके ऊपर जो कोई पेशरफ्त क्या हुई है वो ज़रा उससे आगाह कीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहली बात जो काबिल मज़म्मत है वो ये है कि हुकूमत ने अवाम का ये जमहूरी हक़ सल्ब किया है और एक फाशिस्ट तर्ज़ अमल इख्तियार किया है कि उन्होंने डी चौक के ऊपर लोगों को जाने नहीं दिया। हालांकि हम जाना चाहते तो जा सकते थे, कोई मसला नहीं था। वहाँ 2-2.5 हज़ार लोगों ने वैसे धरना दिया हमारी मर्जी के बगैर। हमने तो फिर 3 मुख्तलिफ जगहों पर धरना दिया। तो ये उनका फाशिस्ट तर्ज़ अमल था। पुलिस स्टेट की तरह इस वक्त मुल्क को चलाया जा रहा है और एक काबिज़ टोला है, मुसल्लत टोला है जो कि नाजायज़ तरीके से इस तरह से मुसल्लत है और मनमाने फैसले कर रहा है। पूरे मुल्क को जो है वो एक तरह से बाज़ीचा अतफाल बना दिया गया। ये जो इस वक्त जो मुल्क की जो बहरानी सूरत हाल है उसमें 2 बुनियादी बातें हैं। पहला बहरान यानी जिस बहरान में सारे यानी हाथी का वो पाँव जिसमें एक बहरान के सारी शक्लें हैं, वो सियासी बहरान है जिसका मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया। और दूसरा बहरान मुआशी बहरान है जिसमें फर्द से लेकर मुल्क की पूरी मईशत और सनत का जो पूरा ढांचा है वो सब इस वक्त दाव पे लग गया है। और वो है मुआशी दायरे का बहरान जिसमें बिजली और टैक्सेस के बहरान ने तो बिल्कुल इस वक्त जिसे कहते हैं कि तो ये ऊँट के ऊपर कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी दिन का साबित हो। तो ये वो सूरत हाल है। इसमें हमारा बहुत जायज़ मुतालबा है, ये 25 करोड़ आवाम का मुतालबा है कि आप ये जो अभी जैसा कि आपने कहा कि हाथ पाँव मुंह सबसे, भाई और हाथ पाँव मुंह से ही नहीं, ये 1-2 हाथ भी नहीं, सैकड़ों हाथों से, हजारों हाथों से जो है ये इस मुल्क को लूट रहे हैं। और ये इस मुल्क को इन्होंने लूटने का जो सबसे बड़ा हथकंडा इस्तेमाल किया वो ये कि सामने आईपीपीज़ है और पीछे लुटेरे हैं।
और लुटेरों में दो बड़े खानदान हैं, एक शरीफ खानदान और एक जरदारी खानदान। और फिर इनके साथ जो लुटेरों का एक टोला है, बेनिफिशरीज जिनको कहते हैं, वो बेनिफिशरीज हैं जो इनके साथ हैं। और ये सब लुटेरे और सरमायादारी करते, लूट मार करते हैं, सरमाए को लूटते हैं, लूट कर चोर बाजारी के जरिए अपनी तजूरियां बढ़ते हैं। और इनको भर भर के ये नामालूम किस दिन जो है वो जोंक की तरह जो है ये फटने पे भी नहीं आते कि ये इनके पेट की तजूरी कभी भरती ही नहीं है। तो हमारा मुतालबा 25 करोड़ आवाम का ये है कि आप आईपीपीज के जरिए जो 2.6 ट्रिलियन खरब 2026 अरब 2600 अरब रुपए जो है वो इस वक्त इनकी जेबों में जा रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि जी हमने तो मुआहदा किया हुआ। अरे भाई, आप 80% जो है वो कौमी आईपीपीज हैं, तो मुआहदा किया है तो कोई मुआहदा क्या है वो, मतलब वो रिवाइज नहीं हो सकता। और इसमें उसामा साहब, इसमें तो 22 कंपनी सरकारी हैं, 21 वापडा की कंपनीज हैं, 3 जिनकोस हैं, पंजाब गवर्नमेंट की भी इसी तरह से कंपनीज हैं। तो उनके साथ तो हुकूमत अपनी मुआहदों को, अपनी ही कंपनियों को तो कम से कम ये बंद कर सकती है कि उनको भी इजाफी रकम दी जा रही है। अब इसके ऊपर भी बातचीत बढ़ाते हैं। मुझे ये बता दीजिएगा कि जो वज़ीर दाखिला साहब ने जो रब्ता किया लियाकत बलोच साहब के साथ, उसके ऊपर क्या कोई पेशरफ्त हुई कि कमेटी बनाने की बात हो रही थी कि अच्छा ठीक है हम कमेटी बनाते हैं, कोई बैठते हैं, कोई आपने नाम तजवीज़ किए हों या हुकूमत की तरफ से कोई नाम आए हों? अभी तक इस पर कोई पेशरफ्त हुई है अभी तक? देखिए, उन्होंने कुछ नाम तजवीज़ किए हैं, हमने उनके जो भी उनकी तरफ से नाम आएंगे, हमारा सिर्फ एक ये कहना है कि बाइख्तियार कमेटी हो, मुताल्लिका जिम्मेदारों पर मुश्तमिल कमेटी। ये नहीं कि आप करें और कौम के टाइम पास करें, इसके मामला जो है वो निकाल लेंगे। थोड़ा सा ये कहा है कि आप हमारी बात सुनेंगे, हम आप या तो आगे बढ़ेंगे या फिर आप बात करें, कोई चीज तय करें। अवाम को इस हाल में नहीं छोड़ा जा सकता और मुल्क को इस हाल में नहीं छोड़ा जा सकता। हम मुल्क के स्टेक होल्डर हैं भाई। रियासत पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम का नाम है, ये नाजायज टोले का नाम थोड़ी है जो ताकत के जरिए मुसल्लत हो गया है। तो इसलिए वो किसी को बहुत ज्यादा, मेरा ख्याल है, ताकत के नशे में चूर हैं। इस वक्त तकब्बुर की बुलंदियों पे ये लोग पहुंच रहे हैं और ये गलतफहमियां आएंगी। चले ज़रा इस पे दोबारा बात करते हैं। मैं ज़रा खालिद यूसुफ साहब से भी इस पे इनपुट लेना चाह रहा हूँ कि ये जो सारी महंगाई का मामला है, ये सारे मामलात हैं, धरने एहतजाज, ये आईनी हक होता है, आईन पाकिस्तान इसको तहफ़्फ़ुज़ देता है। आपने मुतअद्दिद बार कोशिश की, पिंडी इस्लामाबाद के अंदर भी, अभी भी हाई कोर्ट के अंदर आपका मामला था। मंडे को हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि आप मंडे को जो है कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया के साथ मिल के आप भी मुज़ाहरा कर लें। लेकिन ये बताइएगा कि ये जो महंगाई का मामला और IPPs का मामला है, इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है? क्या अगर इजाज़ गौर साहब कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में IPPs को लेकर जा रहे हैं, और मुझे याद पड़ता है कि तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट थी 2018, 23, 24 तक अप्रैल जो है, उस दौरान इस पे इंक्वायरी कमीशन बना था, इंक्वायरी हुई थी और बाकायदा इसके अंदर बहुत सी चीज़ों को आइडेंटिफाई किया था, लेकिन बदकिस्मती से फिर उसके ऊपर अमल नहीं हो सका, मामलात आगे बढ़ नहीं सके और फिर और दीगर सियासी मामलात आए, फिर हुकूमत भी ख़त्म हो गई। तो इस पे अभी PTI का क्या मौक़िफ़ है इस महंगाई, IPPs और सारे इशूज़ के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक बात है महंगाई की, इन्वेस्टमेंट ना होने की, आवाम के एतमाद ना होने की, तो सबसे पहली और बुनियादी वजह यह है कि जो हुकूमत है पाकिस्तान के अंदर, वफाक में, पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर जो भी हुकूमतें कायम की गई, वो एक पेंसिल से चंद हिस्सों का हेर फेर करके जबरन तौर पे जब मुसल्लत की गई हैं, तो उस पर ना तो अवाम का एतमाद है, ना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एतमाद है और ना ही आलमी इदारों का एतमाद है, जिसकी वजह से महंगाई और जो बाकी मसाइल हैं वो अपने अरूज पे पहुंच चुके हैं। अब अवाम तो ना हुकूमत पे एतमाद करती है, ना ओवरसीज़ करते हैं, ना ही आलमी अदारे करते हैं, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान के अवाम है वही पिसे जा रहे हैं। और जिस तरह बिजली के बिल्लात आ रहे हैं और बिजली के बिल्लात की वजह से जिस तरह भाई भाई का गला काट रहा है, लोग खुदसूजियाँ कर रहे हैं, तो ये बुनियादी तौर पे जो एक गैर कानूनी और गैर अखलाकी मुसल्लत हुकूमत है उसकी वजह से। और इनकी गैर अखलाकी मुसल्लत होने की एक दूसरी जो वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी और दुनिया की 7वीं बड़ी सियासी जमात है, जब वो एहतजाज के लिए निकलती है, जब वो एहतजाज के लिए कहीं आती है, तो सबसे पहले उसके कारकुनान को एक दिन पहले ही घरों के अंदर रातों को रेड करना शुरू कर दिया जाता है, कारकुनान को गिरफ्तार किया जाता है, लीडरशिप को गिरफ्तार किया जाता है, घरेलू खवातीन है जो पीटीआई के लोग होते हैं उनको डिस्ग्रेस किया जाता है, बच्चों को मारा पीटा जाता है, अगर कोई बाहर निकल आए तो उनको उठा लिया जाता है, फिर हफ्तों उनकी ना जमानतें होती हैं और ना ही उनको किसी भी हवाले से कोई भी कानूनी या आईनी रिलीफ मिल सकता है। 1 साल की पूरी तारीख जो है वो अभी तक आप उठा के अगर देखें, 1 साल का पूरा दुरानिया उठा के देखें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अगर एक अदालत से ज़मानत हासिल करते हैं, दूसरे केस के अंदर उठा के ले जाते हैं। जमात इस्लामी वालों को मैं कम से कम इस बात पे खुशकिस्मत कहूँगा, कम से कम उनको इतिहाद का तो हक मिला, उनको कम से कम इस्लामाबाद के अंदर आने का हक मिला है। और बाकी जो IPPs या जो ये एक खून चूसने वाली जो जोंकें हैं जो पाकिस्तान की जड़ों के अंदर शरीफ ख़ानदान ने और जरदारी और पीपल्स पार्टी ने जो पाकिस्तान के अवाम की, पाकिस्तान की रियासत की, पाकिस्तान के निज़ाम की जड़ों में ये जोंकें बिठा के इस मुल्क का जो खून है, जो अवाम का खून पसीने की कमाई है, वो उसको चूसा गया है। IPPs की निस्बत अगर देखा जाए पाकिस्तान के अंदर हाइड्रल का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अब सिर्फ एक आज़ाद कश्मीर जो 13,500 मुरबा किलोमीटर का इलाका, वहाँ 9,000 मेगावाट की सिर्फ पोटेंशियल है आज़ाद कश्मीर के अंदर। इसी तरह KPK के अंदर देख लें तो हम हाइड्रल से सबसे सस्ती बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हाइड्रल से चंद खानदानों को, चंद सनतकारों को, चंद सरमायादारों को फ़ायदा नहीं पहुंच सकता, चूंकि उसके अंदर आवाम को सस्ती बिजली आएगी और ये जिस तरह ओवर पेमेंट इनको की जाती है, आप ये बिजली बना भी नहीं रहे होते और इनको पेमेंट भी की जा रही होती है, तो इस तरह ये चीज़ें इनको ये इस तरह का जो पाकिस्तान का अवाम का खून पसीना चूसने का मौका नहीं मिलता। तो ये IPPs है, ये ख़त्म होनी चाहिए। हाइड्रल से सस्ती बिजली बनाई जानी चाहिए। KPK गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है कि पाकिस्तान अपनी बिजली इंतहाई सस्ती बना के अपनी आवाम को भी दे सकता है, बल्कि वो एक्सपोर्ट भी कर सकता है। जो साहब ये बेशुमार ऐसे मामलात हैं, मैं ये उसामा साहब आपके लिए भी क्वेश्चन है कि जैसे एजाज गौर साहब को भी 9 माह हुकूमत भी रहे लेकिन उस वक्त याद नहीं आया, अभी वो कह रहे हैं कि वो भी ये मामला जो है कि सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे, तो बेशुमार केसेस पॉलिटिकली भी होते हैं, हर चीज़ होती है, तो ये पब्लिक कंसर्न है, इसके अंदर हर घर का मसला है, हर इंडस्ट्री का, हर कारोबारी शख्स का ये एक मसला है। तो क्या आपकी दोनों जमातें, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी भी इसमें कोई ऐसी रिट पिटिशन भी करेगी? एक तो पॉलिटिकल फैक्टर है ना कि जैसे जमात इस्लामी ने भी धरना दिया, आप भी एहतजाजी मुजाहरे करते हैं, दरख्वास्तें देते हैं, इजाज़त मांगते हैं, और क्या कोई लीगल इसका जो फोरम है कि IPPs इन मुआहदों को चैलेंज किया जाए और इन मुआहदों को सामने लेकर आए, मंजर आम पर लेकर आए कि अच्छा इसके अंदर है क्या, कुछ पूरी कौम को पता भी चले और फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला करे? 184(3) का केस बनता ही नहीं बनता चोई साहब? ये देखें इसके अंदर जो पहली बात यह है, चले चाहे उसामा साहब आप बोल लें, फिर जो भी इसी पे ले लेंगे। पहली बात तो यह है कि देखिए हमें हक दिया नहीं है किसी ने एहतजाज करने का। हमने ये हक अपनी तंजीम की और कारकुनान की कुर्बानियों और इस्तिकामत के जरिए उनसे जबरदस्ती लिया है। हम यहाँ खड़े हुए हैं, हमारे 900 से ज्यादा कारकुनान गिरफ्तार हुए, घरों के ऊपर छापे मारे गए, ये सारी चीजें हुई हैं और पूरे पंजाब में क्रैकडाउन हुआ है ये। और इसकी जिस तरह से हमने दूसरे लोगों के क्रैकडाउन की मजम्मत की है, उधर से भी मजम्मत होनी चाहिए। और ये एक पॉलिटिकल कल्चर है और हमें सियासी कुव्वतों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। PTI के सियासी कारकुनों और क़यादत के खिलाफ जो भी इस वक्त नाजायज इक़दाम हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं, सियासी कारकुनों और क़यादत की रिहाई का मुतालबा करते हैं। और जो कुछ जमात इस्लामी के साथ जो है 26 तारीख की 25 तारीख की रात में पूरे पंजाब में हुआ है, यहाँ तक कि हमारी क़यादत के घर के ऊपर लियाकत बलोच साहब के घर पे से 3 लड़कों को उनके बच्चों को, रिश्तेदारों को गिरफ्तार करके ले गए, हमारे और दीगर लीडरशिप तमाम जिलाई लोगों के ऊपर। और हमने कहा कि हम क्लैश करना नहीं चाहते, लेकिन हमारे पास तंजीमी ताकत इतनी है अल्हम्दुलिल्लाह, और कुर्बानी देने वाले कारकुनान ऐसे हैं कि जो सीने पे गोलियां खाने के लिए तैयार हैं। देखिए, कोई भी बड़ी तब्दीली और इनकलाब जो है ना, वो बगैर मुनज़्ज़म जमात के और तरबियत याफ्ता कारकुनान के बगैर तब्दीली नहीं आ सकती। ये अंबिया की सुन्नत है, इसके बगैर तो अंबिया ने भी कभी दुनिया में काम नहीं किया, तो ये आज कैसे हो जाएगा? तो ये एक बुनियादी बात है समझने की कि उसके बगैर जुल्म के निज़ाम की मुज़ाहमत
नहीं की जा सकती और जुल्म के निज़ाम को बगैर तंजीमी ताकत के नहीं बदला जा सकता। दूसरी बात यह है कि जमात इस्लामी पिटीशन में जाएगी, हमारी पिटीशन तैयार है। इत्तेफाक है कि वो एजाज गौहर साहब की खबर पहले आ गई, वरना हम चूंकि प्रायोरिटी सियासी जिद्दोजहद को रखते हैं। ये जंग अवाम की सियासी जंग है, ठीक है। ये तो कानून तो मोम की नाक बना ली है इन्होंने, जब चाहते हैं उसको यूं मोड़ दिया, जब चाहते हैं। आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिजर्व सीटों का फैसला किया जो टाल मटोल हो रही है उसके साथ, जिस तरह से फुटबॉल बनाया जा रहा है इसको। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मेरा ख्याल है कि अब इनके खिलाफ तो जो है वो एक्शन लेना चाहिए, तो इन्हें अदालत की कार्रवाई भी करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। जब तक ये इनके कानून और ज़ाब्ते और आइन के मुताबिक चीजें इस मुल्क में मेंटेन नहीं की जाएंगी, ये सुधरेंगे थोड़ी। ये नहीं होगा। जरा मैं ये लीगल पॉइंट पे जरा चौधरी साहब से भी ले लेते हैं, खुद भी वकील भी हैं ये, तो क्या पीटीआई भी चौधरी साहब इस पे जो है कि आप सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन फाइल करना चाहेंगे? नंबर 1। नंबर 2, उसामा साहब ने ये कहा कि सियासी जमातों के साथ फुस्तायत जहाँ जहाँ भी होती है, जहाँ जहाँ भी जबर या जुल्म है, तो एक दूसरे को सपोर्ट भी करना चाहिए, मजम्मत भी करनी चाहिए। तो पीटीआई जो है कि जहाँ तक पिछले 2 दिनों में जमात इस्लामी के साथ भी हुआ, तो उसकी भी कोई मजम्मत आप करना चाहेंगे? नहीं, इसकी सबसे पहले तो मैं मजम्मत करना चाहूँगा जो गिरफ्तारियाँ हुई जमात इस्लामी के लोगों की, कारकुनान की, लीडरशिप की, और जिस तरह बुरा सलूक किया गया उसकी तो मैं सबसे पहले मुझे पहले मजम्मत करनी चाहिए थी, लेकिन चले मैं अब मजम्मत उसकी करता हूँ। दूसरी बात यह है कि जो IPPs का जो एक निज़ाम इस मुल्क के अंदर कायम किया गया है, देखें, एक तो सुप्रीम कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 184(3) के तहत ये इख्तियार मौजूद है कि वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई भी मैटर वो सुन सकती है, लेकिन उसके साथ साथ अवामी क़ुव्वत के साथ, अवामी राय आमा के साथ इस चीज़ को पार्लिमानी फोरम्स, पार्लियामेंट के ज़रिए, असम्बली के ज़रिए ख़त्म किया जाना चाहिए, और जो सस्ते तरीन ज़राए हैं बिजली बनाने के, उनकी तरफ जाना चाहिए। अब जहाँ तक पिटीशन फाइल करने का ताल्लुक है, तो अभी इस हवाले से कोई हमारी मशावरत फ़िलहाल नहीं हुई है, लेकिन हम इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह हैं। जब हमारी हुकूमत थी 2018 से लेकर 22 तक, तो हमने जो हाइड्रल के ज़रिए बिजली बनाने के बेशुमार मनसूबे शुरू किए, और हमारी तरजीहात के अंदर सस्ती बिजली बजरिया हाइड्रल के मनसूबा जात के बनाने की शामिल है। मुतबादिल ज़राए पाकिस्तान में बेशुमार है, पानी भी है, सोलर है, विंड है, ये तमाम चीज़ें जो हैं कि इस्तेमाल की जा सकती हैं, भी सस्ती हो सकती है, और जो हमारा इम्पोर्ट बिल है, जो हमारे एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर बड़ा भारी दबाव पड़ता है, वो भी ख़त्म हो सकता है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ सियासी मामलात के ऊपर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में बातचीत कर रहे हैं कुछ अवामी मसाइल की, और उसके साथ साथ जो अवामी सतह के ऊपर भी एहतजाज भी चल रहा है। जमात इस्लामी ने रावलपिंडी में धरना दिया हुआ है, PTI भी अपने तौर के ऊपर एहतजाज कर रही है। इस वक्त हमारे साथ खालिद यूसुफ चौधरी साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं, उसामा रज़ी साहब नायब अमीर जमात इस्लामी कराची जो है मरसद स्काइप पे है, जो रावलपिंडी में इस वक्त धरने में शरीक है। चौधरी साहब, आपसे एक चीज़ पोलिटिकल इशूज़ के ऊपर भी आ जाते हैं कि अभी हुकूमत मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। चंद दिन पहले जो है अतादार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कैबिनेट के अंदर मामला भी आया, लेकिन इत्तेहादी जमातें शायद अभी तक जो है कि उनकी कंसेंट नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो पाबंदी लगाने के हवाले से गज़ट नोटिफिकेशन होना नहीं हो सका, मामला वो डिस्कस नहीं हुआ। फिर आर्टिकल 6 का मामला जो है साबिक सदर आरिफ अलवी, साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की बात की जा रही है। लेकिन आज मुसद्दिक मलिक साहब ने यह कहा कि नहीं, जो है कि हम तो हुकूमत देने के लिए भी तैयार हैं। पीपल्स पार्टी ने भी ऑफर की थी, लेकिन PTI हुकूमत चाहती ही नहीं है, वो हुकूमत करना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ इंतशार या अफरा तफरी माशरे के अंदर फैलाना चाहते हैं। अभी भी हम कह रहे हैं कि आएँ, बैठें, बात करें और मामलात को आगे चलाएं। तो ये पेशकश आपको कितनी संजीदा लगती है, और PTI क्या इस वक्त जो सारा माहौल है उसमें आगे बढ़ने के लिए कि बैठ के बात करके और मामलात को आगे ले जाने के लिए तैयार हैं? देखें, जहाँ तक बात है इनकी तरफ से मुज़ाकरात की दावत देने की, तो सबसे पहले तो ये तो अखलाकी जवाज़ ही नहीं रखते कि ये इस तरह की कोई दावत दें, क्योंकि ये हमारा मैंडेट छीन के जबरन उसके ऊपर आके बैठे हुए हैं। सबसे पहले ये हमारा मैंडेट हमारे हवाले करें,
जो अवाम ने हमें दिया है, उसके बाद इनकी कोई बात करते हैं तो फिर उसके अंदर कोई वज़न होगा। अभी ये इनके जो मुज़ाकराती दावत है वो हमने मुस्तरद कर दी है। इस हवाले से जो चेयरमैन उनका बयान आ चुका है। दूसरी बात है, जहाँ तक पाबंदी की बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदा जमात है और ये फॉर्म 47 के ज़रिए मुसल्लत होने वाले, चंद हिंसों के हेर फेर के ज़रिए मुसल्लत होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी ना लगा सकते हैं, ना इनके पास जवाज़ है, ना इनको लगाने दी जाएगी और हर सतह पे इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अच्छा उसामा साहब, आपकी तरफ में लेके आता हूँ ये सवाल, क्योंकि आपसे भी बातचीत कर रही है, हुकूमत बात कर रही है कि आपको लगता है कि वो संजीदा रवैया है, नंबर 1। नंबर 2 जो है कि अगर इसके अंदर पेशरफ्त नहीं होती, फ़र्ज़ भला शाम तक, कल तक को मामलात आगे नहीं बढ़ते हैं, तो क्या आप रावलपिंडी में ही आपका क़याम रहेगा और आप इस्लामाबाद की तरफ, जो डी चौक आपकी मंजिल थी, आपकी फ़र्स्ट अनाउंसमेंट डी चौक थी धरने की, लेकिन वहाँ पर आप नहीं पहुँचे, तो क्या आप उस वक़्त भी फैज़ाबाद से 0 पॉइंट से डी चौक या डायरेक्ट लियाकत बाग से डी चौक, कोई स्ट्रेटजी आपने को तय की है कि क्या करेंगे? आपका पहला सवाल क्या था? पहली बात ये थी नहीं, आपको भी मुज़ाकरात की पेशकश हुई है, हुकूमत की तरफ से राब्ता भी हुआ है, तो आपको वो संजीदा नजर आते हैं? चल रही थी ना, ये जो आप पीटीआई के हवाले से जो बात कह रहे थे, पाबंदी के हवाले से, देखिए सियासी जमातों के ऊपर पाबंदी कोई भी नहीं लगा सकता। सियासी जमातें सियासी नजरियात का नाम होता है, वो अवाम का एक बहता हुआ धारा है और पाकिस्तान में अवाम का सियासी धारा इस वक्त इन अनासिर के, इन लुटेरों और इन डाकुओं के खिलाफ है, वो स्टेटस को के खिलाफ है। और वही लुटेरे मतलब कानून और को जो है वो अपने हाथ में लेकर इस तरह से ऐलान कर रहे हैं कि जैसे कि मतलब उसके लिए जो मुहावरा है वो इस्तेमाल करना मैं मुनासिब नहीं समझ रहा। तो भाई आपको कोई राय, आप कौन है मतलब आप आर्टिकल 6 लगाने वाले? आर्टिकल 6 तो उनके ऊपर लागू होना चाहिए जिन्होंने आइन और 25 करोड़ आवाम की राय को पामाल करके एक फॉर्म 47 का एक हाइब्रिड निजाम फॉर्म के ऊपर मुसल्लत कर दिया और वो कह रहे हैं कि हम आर्टिकल 6 इस्तेमाल करेंगे। तो भाई क्या हो गया है? आप ये बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं 25 करोड़ आवाम को। ये आवाम बहुत बड़े दिल वाले हैं, ये आपकी इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, ये आपके जालिमाना हथकंडों के ऊपर ये दरगुजर से काम लेते हैं। हमने बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया, 2500 लोग पहुंच चुके थे, इनकी रिपोर्ट्स में भी इनको पता होगा, डी चौक पे। लेकिन हमने वहां से ऐलान कर दिया था कि हम डी चौक नहीं जाएंगे, इसलिए कि हम क्लैश को अवॉइड करना चाह रहे हैं। हम नहीं चाहते कि ये कोई सियासी अमल में, ये चाहते ये हैं कि सियासी अमल पुरतशद्दुद हो जाए और अवाम सियासी अमल से दूर हो, ये इनका एजेंडा है। तो ये हमने उसको पूरा नहीं होने दिया है। हम यहाँ बैठे, हमने अभी भी इनसे ये कहा है कि बातचीत करो, मसले को हल करो, वरना हम आगे बढ़ेंगे। ये बहुत और अगर ये जमहूरी तरीके से आगे बढ़ेंगे। अगर बातचीत के जरिए कोई मसला हल नहीं होता, पेशरफ्त नहीं होती, अगर बातचीत के जरिए मसला हल नहीं होता या पेशरफ्त नहीं होती, तो आप पिंडी में ही बैठे रहेंगे या इस्लामाबाद की तरफ कुछ मार्च करेंगे? हमारे पास सारे ऑप्शन ओपन है, हम डी चौक भी जा सकते हैं, हम जो है यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, कोई ऑप्शन और ये हम इसका कानूनी हक रखते हैं। भाई ये गैर कानूनी काम करने वाले लोग हैं, वक्त करीब है जब ये सब जो है ये इसमें इनको जो है इसका जवाब देना होगा। ये क्या समझ रहे हैं? ये इन्होंने मुल्क को जो है खिलवाड़ बनाया हुआ है, ये इस तरह से मुल्क चल ही नहीं सकता। भाई आपको पता है 90% लोग यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं। बिल्कुल, आजकल तो पासपोर्ट के दफातर में जाएं, वह रश लगा होता है, लंबी लंबी लाइनें हैं, और पासपोर्ट आप पिछले 3 सालों के अंदर पासपोर्ट की जो तादाद है वो तो 3 गुना ज्यादा बन रहे हैं। कागज खत्म हो गया भाई, कागज खत्म हो गया पासपोर्ट डिपार्टमेंट के पास छापने के लिए। ये हाल है इस मुल्क में, तो ये क्या समझ रहे हैं? ये पहली बात तो हम यहाँ पुरअमन जमहूरी सियासी जिद्दोजहद के ऊपर यकीन रखते हैं। सही। हम अवाम की जिद्दोजहद का रास्ता इख्तियार करते हैं और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारे ऑप्शन खुले हैं, हम यहाँ और वो आप इस्तेमाल करेंगे। चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडर है, रहनुमा सारा अफजल तारड़ से भी ज्वाइन किया है, ज़रा उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया
मैडम, आपका एक बुनियादी इशू जो हम दो तीन डिस्कस कर रहे हैं, एक तो ये जो IPPs के मुआहदे, महंगाई, और इस महंगाई को लेकर जमात इस्लामी ने भी धरना दिया हुआ है। इस्लामाबाद आ रहे थे, पिंडी में धरना दिया हुआ है और गवर्नमेंट के साथ बातचीत भी चल रही है कि उसको हल निकाला जाए। तो आपके ख्याल में ये IPPs का मामला कैसे हल हो सकता है कि इसके अंदर तो 22 सरकारी इदारे हैं, वापडा के 21 हैं, और ये 4 अरब की जो बिजली पैदा करता है वो 27 अरब ले रहा है, जो 80 अरब की बिजली पैदा करता है वो 170 अरब रुपए ले रहा है। अभी तो हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा ही नहीं रहे। तो सरकार को तो खुद सरकारी इदारों को तो कंट्रोल करना चाहिए, बाद में आप प्राइवेट IPPs के साथ भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। असल में ये जो IPPs है ना जी, इनके साथ मुआहदा जब हुआ है तो जाहिर है जो भी गवर्नमेंट आती है वो बाउंड होती है कि जो भी किसी ने उससे पहली गवर्नमेंट ने अगर कुछ किया है मुआहदा तो वो उसको रिस्पेक्ट करें। लेकिन इसमें बिल्कुल कोई दूसरी राय नहीं है कि जो इस वक्त हाल है, हमें अपने मकामी लोगों को बैठ के इस पे नेगोशिएट करना है और उनसे ये बात करनी है। लेकिन उसके लिए एक चीज जरूरी है। देखें, गवर्नमेंट के जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, ये आप IPPs को कोई आइसोलेशन में या अलग से नहीं देख सकते। आपको पूरे हालात को एज अ होल देखना पड़ेगा कि ये जो इंस्टेबिलिटी है, ये जो इस वक्त है, ये जो धरना है, ये धरने बहुत आसान है करने, और ये धरने की सियासत जो है ना, हम इनके साथ हैं और हम मुल्क को, ये चीजें तभी सेटल होती हैं जब मुल्क में इस्तेहकाम हो, अमन हो। पार्लियामेंट इसका फोरम है, इन तमाम जमातों की कोई ना कोई नुमाइंदगी है, आप वहां बैठ के करें। और सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊं, बीइंग अ मेंबर ऑफ PMLN और गवर्नमेंट का, सबसे ज्यादा जो फिक्र है और जो परेशानी है वो हमें है। हमने रिलीफ दिया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन तमाम लोगों को जिनका 200 यूनिट से कम था उनका हुआ, जो बिलों में गड़बड़ हुई उसके बारे में कमेटी बनाई गई। इधर पंजाब में भी चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल्स दे रही हैं उन तमाम लोगों को। सो ये चीज जो है अब इस पे बहुत बात हो रही है और खुल के, और एक एक का पता होना चाहिए कि कौन सा वाला प्रोजेक्ट है, उसके कितनी कैपेसिटी है, उसकी कितनी कॉस्ट है, हम कितने में ले रहे हैं। ये 6 महीने साल मुश्किल हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि चीजें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ। अच्छा, इसमें बहुत से IPPs ऐसे भी हैं जो सियासतदानों के हैं, शरीफ फैमिलीज के हैं। तरीन फैमिली है उसके अंदर ये सैफुल्ला फैमिली है, ये एंग्रो मंशा ग्रुप, सहगल ग्रुप, फातिमा ग्रुप, ये सब के सब जो हैं कि अब ये 90s में जी बताएं आप कि मतलब ये सारे 90s में हुए, फिर बाद में हुए, अभी 2010 के बाद भी कुछ मायदे हुए। अब ये सियासतदानों को तो अवाम में जाते हैं ना वोट लेने के लिए, तो उनको भी जरा देखना चाहिए कि अगर उनके पावर प्लांट 10% या 20% प्रोडक्शन दे रहे हैं और 100% पैसे ले रहे हैं वो। अच्छा, ये जो एक है ना, हर दफा जब भी कोई मसला होता है तो एक मुहिम चला दी जाती है कि जी सियासतदान है ये वो। सलमान शहबाज साहब ने परसों भी ट्वीट किया और आपने देखा कि उसको सेकंड किया एजाज गौहर साहब ने कि वो जितने की प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उतने की दे रहे हैं, क्योंकि उनका खाम माल जो है वो जो डाल रहे हैं उसकी कॉस्ट नहीं है। जितने भी ये बड़े ग्रुप्स हैं या जितने भी इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो सियासतदान नहीं हैं, लेकिन जाहिर है जिस तरह मैंने पहले कहा कि उनके साथ नेगोशिएशन की जा सकती है। देखें, आप जब ज्यादती जो ये लोग चाह रहे हैं ना, आप वो करेंगे तो ऑलरेडी भाग रहे हैं आपके मुल्क से इन्वेस्टर्स। जब आप इन लोगों की भी आर्म ट्विस्टिंग करेंगे या आप उनको ज्यादती के साथ कहेंगे कि जी ये मुआहदा हुआ है, हम ये नहीं कर सकते। देखें, उनके साथ टेबल पे बैठ कर नेगोशिएट करना बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो इन लोगों का दिल कर रहा है कि उनको पकड़ के हम जेल में बंद कर दें या उनके कारखाने बंद करवा दें, तो ये जितने ग्रुप्स का भी आपने नाम लिया, इनकी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है और बहुत सारे सेक्टर्स में है। चले एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो थोड़ा सा जो इसके साथ साथ जो सियासी माहौल को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, मुज़ाकरात की पेशकश की जा रही है और उसके ऊपर हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है और कैसे अपोजिशन इसको रिस्पॉन्स करेगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में कुछ सियासी माहौल, मामलात और मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत मुज़ाकरात की पेशकश आज भी कर चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इस वक्त जो बैरिस्टर गौर हैं, उन्होंने कहा कि संजीदा कोशिश नहीं है। एक तरफ गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, दूसरी तरफ जो है कि ये बात की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं सबको बैठना तो पड़ेगा। दूसरी तरफ जो है कि इसमें सबसे बड़ी रुकावट जो इस वक्त सियासी जमातों के बैठने में है वो इलेक्शन के नताइज और उसके ऊपर फॉर्म 45, 47 का जो तनाज़ा है वो है। और उसी तनाजुर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस भी दायर कर दिया है। और ये इस रेफरेंस के दायर होने के बाद जो है कि क्या फिर कोई इम्कान बन सकता है कि अच्छा एक तरफ कोई लीगल कार्रवाई हो रही हो तो फिर सियासी जमातें बैठ सकें। तो चोई साहब, ये क्योंकि आपने आज रेफरेंस फ़ाइल किया है, आप भी उस टीम में शामिल थे जो रेफरेंस फ़ाइल कर आए हैं, तो कोई ऐसा इम्कान है कि एक तरफ अगर इलेक्शन ऑडिट का काम भी शुरू हो जाए या सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लेवल के ऊपर दूसरे पॉलिटिकल प्रोसेस भी आगे बढ़ाया जाए, बैठकर कोई तय किया जाए सारे मिलकर कि अच्छा कौन सी इलेक्शन रिफॉर्म्स करनी है, ताकि आइंदा भी ऐसी चीज़ें ना हो जिसकी वजह से तमाम सियासी जमातें बार बार हर इलेक्शन के ऊपर सवाल उठाती हैं। जहाँ तक बात है जो प्रोसेस है, सबसे पहले तो ये इसके मजाज, इसका अख्तियार अवाम ने 8 फरवरी को दिया है। वही जो 8 फरवरी को अवाम के मैंडेट जिन लोगों ने लिया है वो असम्बली के अंदर बैठे तो वही रिफॉर्म्स कर सकते हैं। उनकी रिफॉर्म्स को अवाम की तायीद हासिल होगी। उसके अलावा जो लोग फॉर्म 47 के ज़रिए चंद हिंसों के रद्दोबदल के ज़रिए असम्बली के अंदर आके बैठे हैं तो वो इस चीज़ के इस मैंडेट वो इनके पास इस चीज़ की वो मजाज भी नहीं है, ना ही उनके पास ये मैंडेट है कि वो रिफॉर्म्स की बात करें। जहाँ तक बात इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ रेफरेंस का है, तो उन्होंने इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद सिर्फ एक जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए प्री पोल और पोस्ट पोल रिगिंग के वो बदतरीन मसाले कायम किए हैं जो शायद दुनिया के किसी तीसरे दर्जे के मुल्क के अंदर भी नहीं आज से पहले देखी गई। पाकिस्तान की तारीख के अंदर इसकी ऐसी मिसालें इससे पहले कभी भी नहीं देखी गई कि जो इस इलेक्शन कमीशन ने और इसके सरपरस्ती में और इसके ज़ेर साया हुई। मैं अब अगर गिनना शुरू करूं 2022 के बाद से लेके अब तक कितने ही ऐसे इक़दामात हैं कि जो इन्होंने सबसे पहले टारगेट किया इमरान खान की ज़ात को, उनको इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर किया, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात उसको इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर किया। और बजाय कि ये अपने आइनी फ़र्ज़ निभाते और ये इलेक्शन के जो उसको फ्री एंड फेयर बनाते, उसके बजाय ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ और इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूटर बन के, इसके खिलाफ कंप्लेनेंट बन के अदालतों के अंदर ट्रायल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक ये हमारे खिलाफ गए हैं। तो ये इस चीज़ के मजाज ही नहीं है कि ये अब किसी भी इस तरह के प्रोसेस का हिस्सा बने। जो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान वो फिल फॉर इस्तीफ़ा दें। ठीक है उसामा साहब, आपकी तरफ आऊँगा कि इलेक्शन के हवाले से फॉर्म 45 के हवाले से आपका और तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ एक जैसा है। इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कार्रवाई भी शुरू की, लेकिन वहाँ पे जमात इस्लामी ने फॉर्म 45 नहीं दिए, शायद मुनासिब नहीं समझा उन्होंने फरीक बनने का। लेकिन यहाँ से आगे अगर आप चलना हो, अभी भी हाफिज़ नईम रहमान साहब कहते हैं कि री इलेक्शन नहीं बल्कि जो इलेक्शन ऑलरेडी हुआ है उसी के नताइज को तस्लीम करके अवाम ने जिसको मैंडेट दिया उसको हुकूमत दे दी जाए। अगर यहाँ से आगे बढ़ना हो, पाकिस्तान को आगे चलाना हो, तो आप क्या समझते हैं कि आपके पास कोई पॉलिटिकल फार्मूला ज़हन में कोई ऐसा है कि जहाँ पे सारे बैठ सकें या कोई सारे क्राइसिस से हम बाहर निकल सकें? देखिए, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जो बात ये तासुर और इंप्रेशन सोशल मीडिया में बास लॉबीज ने बनाया है कि जैसे जमात इस्लामी ने पीटीआई को फॉर्म 45 पे सपोर्ट नहीं किया, और ये बहुत बड़ा बहतान है, गलत बयानी है, झूठ है। और ये एक लॉबी की तरफ से जो नहीं चाहते कि पॉलिटिकल फोर्सेस एक दूसरे के करीब आएं और कॉमन इश्यूज और कॉमन ग्राउंड पर एक वसीतर दायरे में पॉलिटिकल जो है ब्रॉड बेस्ड प्लेटफॉर्म जो है वो जनरेट हो पाकिस्तान में। तो ये उस तरह के अनासिर हैं। वरना मैंने इमरान खान साहब के मुकाबले पे पहले इलेक्शन लड़ा था और इस दफा आलमगीर मेरे मुकाबले पर थे। आलमगीर को सारे फॉर्म 45 मैंने खुद दिए। ये मेरे ख्याल इस्लामाबाद की हद तक शायद फिर ऐसा हुआ है। मैं नहीं सर, अच्छा, यहाँ भी नहीं है। मैं खुद हाई कोर्ट में अपीयर हुआ हूँ। सही। और जो यहाँ पे इस्लामाबाद में भी फॉर्म 45 पीटीआई के पास नहीं थे, क्योंकि उनके पास
तंजीमी जो उनका नेटवर्क नहीं होता, उनके हर जगह पोलिंग एजेंट्स उस तरह नहीं थे, और थे तो उनके पास फॉर्म 45 नहीं थे। वो सारे फॉर्म 45 मियां असलम ने उनको प्रोवाइड किए। तो अगर अब आप अपना मुकदमा कोर्ट में लड़े ना, मतलब अगर फर्ज करें मियां असलम ने किसी भी वजह से किया है, तो आप ये कहेंगे कि नहीं बस वो उन्होंने साथ नहीं दिया या उन्होंने कोई इसके अगेंस्ट कोई काम किया है। सही। तो ऐसा नहीं है इसको। और ये कुछ लोग ये खलीज पैदा करना चाहते हैं, वो शर्री लोग हैं जो इस किस्म के काम करते हैं। ठीक हो गया। आगे बढ़ने के लिए कोई मुज़ाकरात के लिए नहीं, दूसरी बात जो आपने कही है वो बड़ी अहम है, और वो मैं बराह रास्त इमरान खान साहब को मुखातिब करते हुए ये बात कह रहा हूँ कि भाई आपके पास फॉर्म 45 की बुनियाद पे अगर यहाँ पे नुमाइंदगी बहाल होती है तो आपकी हुकूमत भी बहाल होती है, और तकरीबन 2/3 अक्सरियत जो है वो आपको, इतनी बड़ी कामयाबी आपको हासिल होती है। ये आपको हासिल हो चुकी है, ये अवाम आपको दे चुके हैं। ये खामोश इनकलाब 8 फरवरी को इस मुल्क में रूनुमा हो चुका है। अब ऐसी कौन सी गिदड़ संगी होगी और ऐसी कौन सी निजामाती या स्ट्रक्चरल चेंज यहाँ पर होगा, या ऐसी कौन सी नई इंतजामिया आएगी कि जो बड़े शफाफ इलेक्शन कराएगी। ये एक ट्रैप है बिलखुसूस पीटीआई के लिए, ये एक जाल है बिलखुसूस पीटीआई की पॉलिटिकल जो इस वक्त उसकी जो फतवाहत है 8 फरवरी की, ये उसको कट टू साइज करने की या उसको डिमोलिश करने का एक प्रोसेस है, और ये अगेंस्ट द पीटीआई है। हम तो उसके फेवर में बात कर रहे हैं, और इससे करना चाहिए कि भाई पे इंतखाब हुआ है? सॉरी, मैं जरा क्योंकि 2-3 मिनट रह गए, मैं चाह रहा था कि सारे अफजल तारड़ साहब से भी मैं इसके पॉलिटिकल डायलॉग के ऊपर उनके कमेंट्स ले लूं। और आप मैडम ये क्या कहना चाहेंगी कि आपकी जानिब से अभी भी एक तरफ पाबंदी की बात की जा रही है, एक तरफ मुज़ाकरात की बात की जा रही है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है कि जिसकी वजह से शायद इकट्ठे को बैठ नहीं पा रहे, तो आप नहीं समझते कि इसको क्लैरिटी होनी चाहिए? अगर कोई मुज़ाकरात की पेशकश भी है तो हाई लेवल से आनी चाहिए, शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब, और नवाज शरीफ साहब अगर इस पे बात करें तो ज़्यादा क्रेडिबल होगा और तमाम शायद बैठ भी जाएंगे एक टेबल पे। सायरा अफजल साहिबा, शायद उनकी कॉल ड्रॉप हो गया। आप कर देता हूं जी कि देखिए, एक बात अर्ज कर देता हूं कि जो फॉर्म 45 की अक्सरियत की बुनियाद पे हुकूमत बनने नहीं देना चाहता, वो दरअसल उन्हीं कुव्वतों की बात कर रहा है और बोली बोल रहा है, चाहे वो पीटीआई का फ्लैग लगा के ये काम कर रहा हो कि जो उस स्टेटस के साथ है वो नहीं चाहते। उनके लिए ये जो है एक फंदा है कि फॉर्म 45 की बुनियाद पे हुकूमत बन जाए, तो वो कह रहे हैं नए इलेक्शन करा लो, और आप उनके झांसे में आके आप भी उधर जा रहे हैं। ये उस पे कर लेते, चलिए इस पे खालिद साहब से कमेंट्स ले लेते हैं कि क्या रियल एक्शन या जी। देखिए, जो फॉर्म 47 की जो हुकूमत बनी है या इस पे जो लोग आके बैठे हैं, ये क्या ये छोड़ देंगे? क्या ये इतनी आसानी से मैंडेट पीटीआई को वापस कर देंगे फॉर्म 45 का? क्या आपको लगता है जो ये रिजर्व सीटों के हवाले से जिस तरह ये नजरसानी दरख्वास्तें दायर कर रहे हैं और जजेस को धमकियां दे रहे हैं, जिस तरह आईनी हाथों से निपटने की ये धमकियां दे रहे हैं, क्या ये मैंडेट अवाम को फॉर्म 45 का वापस कर देंगे? कभी भी नहीं होगा। ये इस तरह कभी भी इन्होंने नहीं करना। ये एक जोंके, इनको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। इनको जिस वक्त तक ताकत से उखाड़ के नहीं फेंका जाएगा तो इन्होंने मैंडेट ना पाकिस्तान के अवाम के हवाले करना है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो, चाहे आपकी जमात का हो, चाहे किसी की भी जमात का हो। उस वक्त तक ये फॉर्म 47 उसामा साहब, इससे मेरा ख्याल है कि आप जो सारे अलग अलग जदोजहद कर रहे हैं, JUI भी, जमात इस्लामी भी, PTI भी, तो ये किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो नहीं सकते? वैसे वेरी क्विकली 30 सेकंड क्यों नहीं हो सकते? लेकिन नहीं क्यों नहीं हो सकते? हम कराची में तो साथ थे ना। हाँ। अभी भी हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कॉमन इश्यूज पे तो कोई, ये एक सियासी कल्चर है। मसला ये है कि PTI के अंदर इमरान खान साहब के अलावा किसी और के ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता। और एक से बात करूं तो दूसरा मुखालफत करता है, और वो अभी अंदर है, जब तक वो बाहर नहीं आएंगे तो शायद बात आगे बढ़ भी नहीं सकेगी। चलें, बहुत शुक्रिया, टाइम खत्म हो रहा है। उसामा रजी साहब आपका भी, सारे अफजल आपका, और खालिद यूसुफ जो साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।